हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर के सारे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे और इससे जो पहले के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो मैंने 2 वीडियोस के अंदर सॉल्व कर दिए हैं। वो दोनों की दोनों जो वीडियोस हैं उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप चाहते हैं तो उनके भी सोल्यूशंस को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से हम इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। आप जो है क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन के ऊपर भी पढ़ सकते हैं या फिर अपनी बुक निकालकर भी उसको पढ़ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर है, अ स्टूडेंट फॉरगॉट टू ऐड द रिएक्शन मिक्सचर टू द राउंड बॉटम फ्लास्क एट 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, एक आरबीएफ है यानी कि राउंड बॉटम फ्लास्क जो होता है उसके अंदर एक स्टूडेंट रिएक्शन मिक्सचर को डालना भूल गया। टेम्परेचर आपको दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, बट इंस्टेड ही और शी प्लेस द फ्लास्क ऑन द फ्लेम। उसके बजाय उसने क्या करा, उसको फ्लेम पे उठा के रख दिया। आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड यूजिंग अ पायरोमीटर ही फाउंड द टेम्परेचर ऑफ द फ्लास्क वाज 477 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर आपको इसके बाद में उसने दे दिया है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर वुड हैव बीन एक्सपेल्ड आउट, ये उसने पूछा है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर आपको लिख लेना है वो इंफॉर्मेशन जो आपको दे रखी है। तो इंफॉर्मेशन जो दे रखी है, देखो सबसे पहले उसने एक टेम्परेचर मेंशन किया है। स्टेटमेंट जो दी है उसको छोड़ के अगर आप देखोगे तो डेटा जो गिवन है, सो दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस द फर्स्ट थिंग। सो क्वेश्चन नंबर 11 में पहले आपको जो टेम्परेचर दिया है मैं उसको मान लेती हूँ T1। 2 टेम्परेचर दिए ना, तो पहला है 27 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में इसने कहा है, उसके बाद में जब इसने देखा तो टेम्परेचर कितना हो गया था फ्लास्क का, टेम्परेचर जो फ्लास्क का हो गया वो हो गया भाई 477 डिग्री सेल्सियस, है ना। ठीक है, तो हमने उसको T2 मान लिया। अब इसने पूछा है कि भाई कितना फ्रैक्शन ऑफ एयर जो है वो एक्सपेल्ड आउट हो गया होगा, यानी उसमें से निकल गया होगा, है ना, वो ये पूछना चाह रहा है हमसे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रैक्शन पूछा है, मैं लिख देती हूँ, फ्रैक्शन पूछा गया है। ठीक है, आपको वर्ड्स का पूरा ध्यान देना होता है। उसने फ्रैक्शन की बात की है। अब यहाँ पे उसने फ्रैक्शन की बात की है, यानी कि कितना आपका एयर एक्सपेल्ड आउट हुआ होगा। यहाँ पर आपको टेम्परेचर दिया है, दैट्स इट। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं चार्ल्स लॉ, बिकॉज चार्ल्स लॉ के अंदर हम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का रिलेशनशिप पढ़ते हैं, मतलब T एंड V के बीच में हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं, है ना। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, V बाई T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, इस तरीके से। सो चार्ल्स लॉ के अंदर आपका जो इक्वेशन आ जाती है वो आपकी इस तरीके से हो जाएगी, V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, है ना, इस तरीके से हो जाएगी ना। तो यहां से आपके पास में, बिकॉज हम फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं तो फ्रैक्शन निकल सकता है। T1 पता है, T2 पता है, यहां से आप वॉल्यूम वाला फ्रैक्शन निकाल दो। तो मैं आपको दिखाती हूँ, V1 डिवाइड बाई T1 आपको कितना दे रखा है, देखो 27 डिग्री सेल्सियस दिया है। 27 डिग्री सेल्सियस को आप कन्वर्ट कर लो केल्विन में, तो 300 केल्विन, इसको कन्वर्ट कर लो तो हो गया 750 केल्विन। तो T1 कितना है, 300 केल्विन बराबर, ये आपका हो गया है। सो V2 अपॉन में 750 केल्विन। हम तो टेम्परेचर किस में लिखेंगे भाई, केल्विन में लिखेंगे, है ना। अब यहां से आप क्या करो, ये जो आपकी डिजिट्स है इनको एक तरफ ले आओ, सॉल्व कर लो। यहां से अब आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। सो ये आप कर दो V1 अपॉन V2। ये जो आपका 300 केल्विन है ये चले जाएगा इधर ऊपर, है ना, ये यहां चले जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा डिवाइड में 750 केल्विन आएगा। इस तरीके से केल्विन से केल्विन काट दो, 0 से 0 कट गया। अब 15 2 30 हो जाएगा और 15 5 75, 75 हो जाएगा। तो V1 अपॉन में V2 आपका हो जाएगा कितना, 2/5। सो फ्रैक्शन ही पूछा था तो मैंने यहां पर V1 अपॉन V2 निकाला है, विच इज 2/5। सो ये आपका जो है फ्रैक्शन हो गया है 2/5 उस गैस का। अब यहां पर गैस जो है मतलब एयर का, यहां पे उसने लेकिन एक्सपेल्ड वाली पूछी है। सो ये कितनी हो जाएगी आपकी, एक्सपेल्ड आउट वाली जो हो जाएगी, बिकॉज हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो पूरा हम मानेंगे 1 माइनस, अब इसमें से जो 2/5 है उसको आप हटा दो, तो उतनी आपकी एक्सपेल हो गई होगी गैस, जो कि आपकी एयर है। तो इस तरीके से आपके पास में जो है एक्सपेल्ड आउट वाला फ्रैक्शन आएगा, इसमें से टोटल वाले में से माइनस करके,
है ना। ये आपका पूरा कितना मानेंगे, हम पूरा 1 मानेंगे। 1 में से माइनस कर दोगे तो आएगा आपका 3/5। तो इस तरीके से आपको जो है इसका आंसर निकाल लेना है क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल गैस है, ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम दे रखा है, आपको जो है प्रेशर दे रखा है, आर की वैल्यू भी दे रखी है, बस टेम्परेचर पूछा है, सब कुछ तो दे ही दिया इसने। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर टी फाइंड आउट करना है। एन की वैल्यू आपको दी है 4 मोल है, ठीक है। आपको जो है प्रेशर दे रखा है 3.32 बार है, और आपको वॉल्यूम दे रखा है 5 डेसीमीटर क्यूब है। आर की वैल्यू आपको दे रखी है 0.0831 होगी बार डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। देखो आपको यहाँ पे आर की वैल्यू देखो दे रखी है, अगर नहीं दी होती है तो मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था कि आर की वैल्यू देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर की वैल्यू जो है वो आप देखोगे, देखो पर मोल और केल्विन तो आपको यही होगा। टेम्परेचर आपका यहाँ पर किस में आएगा, केल्विन में आएगा, क्योंकि आर की वैल्यू में आप केल्विन ले रहे हो ना, टेम्परेचर में केल्विन में ही आएगा इसमें तो ठीक है। और जो आपकी एन की वैल्यू है वो आपकी मोल्स में ही होगी। और यहाँ पे आपको ध्यान देना होता है इस चीज पे, प्रेशर जो है ना वो यहाँ पे बार में है, वॉल्यूम जो है वो डेसीमीटर क्यूब में है। तो आपका यहाँ पर जो प्रेशर है बार में गिवन है, ठीक है, वॉल्यूम जो है वो डेसीमीटर क्यूब में है, ठीक है। तो यानी एज इट इज ये वैल्यू आप उठा के रख सकते हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको जो है कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। मैंने पिछली वाली वीडियो में क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का था तो पूरा एक्सप्लेन किया था कैसे कैसे करना है। यहाँ पर तो आपको सीधा दे दिया है, अगर नहीं भी दिया होता तो आपको वैल्यूज पता है कि अगर आप 8.314 आर की वैल्यू रख सकते हो, लेकिन कब, जब आपकी जो यूनिट है वो इस तरीके से गिवन होगी। जैसे कि यहाँ पर बार डेसीमीटर क्यूब है, सो मैंने बताया था कि 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के, फिर वो हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब के। इस तरीके से आपको कन्वर्जन के लिए चीजें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर डेसीमीटर क्यूब लिखा है तो इसी आर की वैल्यू को आप लिख सकते हो 0.0831, ये आपका हो जाएगा बार लीटर पर मोल पर केल्विन में भी, तब भी आपकी ये वैल्यू रखी जाएगी, है ना। एक ही बात है, ये लीटर में है बार में है, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, है ना। तो ऐसे लिखो आपका इतना कुछ फर्क नहीं होगा, ठीक है। और आप 8.314 लिख सकते हो जब आपकी पास्कल में होगा, मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, ये मैंने बता दिया था पहले ही। अगर आपका जो है इसमें पास्कल में होता है, मीटर क्यूब में होता है, तब आप ये वैल्यू रख सकते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बार डेसीमीटर क्यूब में है तो आपको 0.0831 ही लिखना पड़ेगा। और ये तो आपको पहले से ही गिवन भी था, तो गिवन था तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं गिवन होता तो हम फिर ऐसे चेक कर लेते एक बार, है ना। और आपको यूनिट्स भी एकदम एग्जैक्ट सेम वही दे रखी हैं जो इस वैल्यू की यूनिट्स होती हैं। अगर ये कुछ और दी होती तो शायद हम इन्हें कन्वर्जन में करके लाना पड़ता, कि अगर ये मीटर क्यूब में है तो हम इसको डेसीमीटर क्यूब में कर लेते, तब मैं ये वैल्यू रख पाती। इस तरीके से आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करना होता है। यहाँ पर क्वेश्चन को करते हुए आपको इनको सिर्फ वैल्यूज के साथ में इन यूनिट्स को भी रखना होता है, ठीक है। तभी आप देख पाओगे आपकी यूनिट्स कैंसिल आउट होती जाएंगी और आप एक सही आंसर पे आ जाओगे जो आपका केल्विन में होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, हमें इक्वेशन पता है, देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन होती है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना आपको तब इस चीज का पता लगेगा, ये जितना ही मैंने आपको बताया तब आपको इस चीज का पता लगेगा। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन है, आपको पी दे रखा है, वी भी दे रखा है, एन भी दे रखा है, आर भी दे रखा है, सिर्फ टी ही फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से टी निकाल सकते हैं, देखो पीवी बाई एनआर हो जाएगा, है ना। टी कितना है, सिर्फ कुछ नहीं कैलकुलेशन था इसमें, तो 3.32 बार है, इंटू वी आपको दे रखा है 5 डेसीमीटर क्यूब, डिवाइड बाई एन की वैल्यू कितनी है 4 मोल, इंटू आर की वैल्यू देखो कितनी है 0.0831। अब यहाँ पे इसकी पूरी यूनिट डाल दो, यहाँ पर इसकी यूनिट हो जाएगी, तुम्हें बार में दिया है, डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम दी है, पर केल्विन पर मोल। कैंसिल आउट करोगे, देखो बार से बार कट गया, डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब कट गया, मोल से ये पर मोल कट गया, क्या बचा, केल्विन बचा। टेम्परेचर आपका केल्विन में आ जाएगा। इस तरीके से ज्यादा सही रहता है क्वेश्चन को करना। यहाँ पर मैं आंसर बता देती हूँ, मैंने लिख रखा है कितना आना चाहिए आंसर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 50 केल्विन, ठीक है। बस यही आपका आंसर है। कुछ करना था इस क्वेश्चन में, नहीं करना था, बस आपको ये इक्वेशन लगानी थी
और यहाँ पर जो है सब कुछ आपको सेट दे रखा था एकदम, बस उठा के आपको यहाँ रखना था, सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट है, दैट्स इट। सो काफी इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12 का 50 केल्विन आना चाहिए। कहीं अगर कुछ मिस्टेक वगैरह हो तो आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी मेरे इस हिसाब से यही आना चाहिए आंसर, 50 केल्विन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ये काफी सही क्वेश्चन है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन गैस। मतलब N2 गैस है, 1.4 ग्राम है। अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये बताने हैं आपको, ठीक है। 1.4 ग्राम N2 गैस है ना, और इलेक्ट्रॉन्स आपको बता दे रहे हैं। तो देखो कैसे आप, ग्राम है, मास दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, तो आप कैसे इसको अप्रोच करोगे। अभी देखो हमें पता है कि अगर मैं N2 की बात कर रहा है ना, तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल लेती हूं N2 का, सिर्फ N2 की मैं बात कर रही हूं, तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक में 7 हो गए, दूसरे में 7 हो गए, कितने 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। एक मॉलिक्यूल अगर N2 का है तो मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैं ये निकाल सकती हूं कि 1.4 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे। अगर मेरे को ये पता चल जाता है कि इतने ग्राम में मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो फिर मेरे को ये भी पता चल जाएगा कि उतने मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे। कैसे निकाल सकते हो, देखो आप ना ये पता कर लो कि इतने ग्राम के अंदर मॉलिक्यूल कितने हैं, फिर जितने मॉलिक्यूल होंगे उसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम भाई 14 से, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास में उतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जो वो सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर होंगे। और वो मॉलिक्यूल्स किसके बराबर हैं, इतने ग्राम के ही बराबर हैं, है ना। इस तरीके से निकाल सकते हैं। अभी मैं सॉल्व करूंगी तो आपको पता चलता जाएगा साथ के साथ। ये मेरी अप्रोच रहेगी क्वेश्चन को करने की, किस तरीके से सोचा जा रहा है, किस तरीके से करा जा रहा है, ठीक। तो एक मॉलिक्यूल N2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ आई विल सी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं इन 1.4 ग्राम ऑफ N2, ऐसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। ये मैं कहना चाह रही हूं आपसे। मास दिया है, इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, तो एक मॉलिक्यूल में तो इतने इलेक्ट्रॉन मेरे को पता है, इतना इंफॉर्मेशन तो मेरे को पता ही है ना, इतना तो मैं बता सकती हूँ। अब मेरे को ये पता कर लेना चाहिए कि इतने मास के अंदर मॉलिक्यूल कितने होने वाले हैं। जितने मॉलिक्यूल होंगे उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 14 से। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आपको एक चॉकलेट है 5 रुपए की है, लेकिन अगर मेरे को 25 लेनी पड़ेगी तो मैं कितने से करूंगी मल्टीप्लाई, 5 से ना। एक का प्राइस तो 5 है, लेनी मेरे को 25 है, तो अगर मैं उसका प्राइस जानना चाहती हूँ कि 25 चॉकलेट्स का कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे एक का जितना है। तो अगर एक मॉलिक्यूल 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सबको आपका क्या कर दो, 14 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में आ जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैं चाहती हूं फाइंड आउट करना। देखो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मास से ही शुरू करेंगे। मास ही तो दिया है मेरे को, और दिया ही क्या है, मास ही दिया है, तो हमें रिलेशन पता होता है। देखो मोल्स बराबर होते हैं मास डिवाइड बाई मोलर मास के, है ना। मास मेरे को दे रखा है। N2 का मोलर मास बता सकते हो, बता सकते हैं भाई। N2 जो है इसका आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिख रहा है ना यहाँ पे, N2। सो यहां से आप मोल्स निकाल सकते हो, और सीधा सीधा हमें पता है भाई, जब मोल्स पता लग जाएंगे मॉलिक्यूल्स भी पता लग जाएंगे। तो यहां से मोल्स फाइंड आउट करो, 1.4 ग्राम डिवाइड में 28 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कट गया। अच्छा 1.4 डिवाइड बाई 0.05 ऐसे आपके पास में मोल आने चाहिए, ठीक है। मोल्स में यहां पे लिख दूं अब, तो यानी कि 1.4 ग्राम N2 का क्या मतलब है कि 0.05 मोल्स हैं, सही है। तो अब मैं देखती हूं, देखो रिलेशन, एक मोल में देखो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेके आ रही हूं मैं मॉलिक्यूल्स वाले टर्म पे, है। यहां से आप देखो, ग्राम से मैंने पहले किस में करा, मैंने मोल्स में किया, क्योंकि मोल से हम मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो मैंने क्या करा, मास पता है, मोल और मास पता है, मोल्स निकाल लिए। मोल से हम निकाल देंगे कितने मॉलिक्यूल हैं। देखो इस टाइप का यूज करना है आपको। एक मोल का मतलब है कि इतने, यानी कि ये एवोगैड्रो नंबर है ना Na, जितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास में। तो क्या ये फाइंड आउट कर सकते हो कि इतने मोल्स में आपके कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो 0.05 मोल N2 का अंदर कितने आपके क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही तो मैं बता देती हूँ। ये मॉलिक्यूल लिखा है मैंने, ये भी मॉलिक्यूल लिखा है। मोल मोल एक तरफ रहता है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल एक तरफ रहता है। एक मोल में एवोगैड्रोस नंबर जितने आपके मॉलिक्यूल, तो अगर इतने मोल हैं तो आपके कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे। जो नहीं पता उसको एक्स मान लेते हैं, ये रहा मेरा एक्स। अब यहां से कर दो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से, ये आपका एक्स एक तरफ आ जाएगा जिसे हमें फाइंड आउट करना है। ये आपका 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इधर पहले से ही था, मल्टीप्लाई में आ जाएगी आपकी ये वाली चीज। 0.05 मोल है डिवाइड बाई 1 मोल है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा 1 से डिवाइड करने पे, मतलब मल्टीप्लाई कर दो सीधा। मल्टीप्लाई करने के बाद मैं बता देती हूँ कितना आ रहा है, 3.011 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स हैं N2 के। बस यही तो मेरे को चाहिए था, मेरे को मॉलिक्यूल से तो पता करने थे। मॉलिक्यूल पता लगते ही मेरे को इलेक्ट्रॉन्स भी पता लग जाएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स इतने हैं। इसका मतलब मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको लिख के दिखा देती हूं। इसका मतलब ये है कि अगर 1.4 ग्राम N2 है, 1.4 ग्राम N2 के अंदर 3.011 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल इसके अंदर हैं और इतने मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैसे फाइंड आउट करोगे, मल्टीप्लाई कर दो इतने मॉलिक्यूल्स को 14 से। मल्टीप्लाई करने के बाद मैं बता देती हूँ कितना आना चाहिए, 4.21 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल, आप चाहो ना तो लिख के भी देख सकते हो, अगर आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं वो हो रहा, आप चाहो ना ऐसे लिख के भी देख सकते हो। जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है ना, ये 1 मॉलिक्यूल मतलब एक N2 के मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब भी आपका यही आएगा, ये इंटू ये, है ना, एक ही बात है। ये 1 तो आपका डिवाइड में जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ना, ये और ये वाली चीज जो है आपकी मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो फिर भी यही चीज रहेगी, एक ही बात है। आप चाहो तो समझने के लिए वैसे भी लिख के देख सकते हो, लॉजिकली सोचोगे तब भी आपका ऐसे ही बनेगा। अभी जो मैंने आपको चॉकलेट वाली बात बताई है बिल्कुल वही। तो आंसर मैं आपको बता रही हूँ 4.21 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर मैंने करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 13। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, how much time would it take to distribute 1 Avogadro number of wheat grains if 10 की पावर 10 grains are distributed each second? कितना टाइम लगेगा एक मोल 1 Avogadro नंबर ऑफ, ठीक है, 10 की पावर 10 एक सेकंड में अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो पहले हम यही चीज लिख देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। ग्रेन्स जो है वो टोटल ग्रेन्स में यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स 1 एवोगैड्रो ने बात की है ना, तो मतलब 6.00 इंटू 10 की पावर 23, क्योंकि हम तो नंबर में लिखेंगे ना। अब उसने इस तरीके से बताया, तो यहाँ पे है, कहाँ गया, 10 की पावर 10 ग्रेन्स हर सेकंड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो मेरे को सबको डिस्ट्रीब्यूट करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, 10 की पावर 10। सो इन 1 सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रेन्स जो है, ये पूरा नहीं लिख रही मैं इस तरीके से, ठीक है, 10 की पावर 10 है, मेन चीज के ऊपर बात करते हैं ना, हमें तो सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो टोटल नंबर ग्रेन्स इतने हैं, इतने ग्रेन है, एक सेकंड में इतने ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो फिर आपको यहां पर बता देना है कि इतने ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट होने में आपको कितना टाइम लगेगा। तो मतलब बस टाइम टेकन बताना है, तो टाइम जो हो जाएगा ये, क्योंकि देखो सेकंड में गिवन है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कि टोटल कितने हैं और एक सेकंड में इतने हो रहे हैं, तो मतलब डिवाइड कर दो सीधा, भाई टोटल इतने हैं ना और एक सेकंड में इतने डिवाइड हो पा रहे हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट मान लो, तो आपके इतने ग्रेन्स
डिवाइड कर दो आपके 1 सेकंड में जितने डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा बस कितना टाइम लगने वाला है। इसको डिवाइड कर लेना, ये आपका जो आएगा टाइम ये सेकंड में आएगा, है ना भाई, सेकंड में है ना ये वाला आपका, तो सेकंड में आएगा। इसी टाइम को अगर आप कन्वर्ट करोगे इन ईयर्स, ईयर्स में बताना चाहोगे, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी 1 साल में, 1 ईयर में आपके हो जाएंगे भाई 365 डेज, बराबर हो जाएंगे आपके भाई 24 आवर्स, 24 आवर्स 60 मिनट्स इज 60 सेकेंड्स। 1 साल में आपके 365 दिन हो जाएंगे, हर दिन में आपके 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं, हर मिनट में आपके 60 सेकेंड होते हैं, होते नहीं होते आपके। तो यहाँ पर ये आपकी जो वैल्यू है ये सेकेंड में है, सही है। सेकेंड से आप किसमें करना चाह रहे हो, अगर ईयर्स में करना चाह रहे हो, कितने आपको साल इसके अंदर लगेंगे, तो साल में करने के लिए आप पहले उसको डिवाइड करोगे 60 सेकेंड से, डिवाइड करोगे 60 मिनट से, डिवाइड करोगे 24 घंटा होता है जो, फिर डिवाइड करोगे 365 दिन से, तो किस में हो जाएंगे, ईयर्स में हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, जितना भी सेकंड आएगा आप देख लेना यहाँ पे, फिर वो जो सेकंड आएगा उसको यहाँ पे उठा के रखना है, फिर डिवाइड कर देना है इस सारी चीज से, और सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आंसर मैं बता रही हूं, पूरा करने के बाद में 1.90 इंटू 10 की पावर 6 ईयर्स में आएगा। ठीक है, तो यही बस आपका आंसर है। सब कुछ तो आपको दे रखा था, बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का इसमें पार्ट था। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15 है, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर ऑफ 8 ग्राम डाई ऑक्सीजन, 4 ग्राम डाई हाइड्रोजन कंपाइंड इन अ वेसल ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब। टेम्परेचर दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखी है। आपको जो है टोटल प्रेशर बताना है। इसी टाइप के क्वेश्चंस हमने इससे पहले जो वीडियो है उसके अंदर भी किए हैं, यहां पर भी आपको इसी तरीके का कर लेना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 15। देखो O2 है और क्या है, H2 है। ठीक है, जो डेटा है ना मैं पहले वही लिख रही हूं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पर दे रखा है 8 ग्राम है, तो यानी O2 की जगह पे मैं लिख दूं यहाँ पे 8 ग्राम, यहां पर लिख देती हूँ मैं 4 ग्राम, सही है। और वॉल्यूम दे रखा है, ये वॉल्यूम जो है ये वेसल का है, 1 डेसीमीटर क्यूब। टेम्परेचर आपको दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री का मतलब देखते ही समझ जाओ 300 केल्विन हो गया सीधा। ठीक है, 0.15 लिखोगे आपको कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, सो सीधा लिखते हैं हम अपनी कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए 300 केल्विन, नॉट 1.15। आर की वैल्यू भी देखो दे रखी है 0.0831 होगी, और यहां पर आपको किसमें दिया है, डेसीमीटर क्यूब में दिया, तो आपका वही बार डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन हो गया। ठीक है, बस यही आपको दे रखा है। और निकालना क्या है, हाँ पी टोटल निकालना है, टोटल प्रेशर निकालना है। टोटल प्रेशर जो है सिंपल सी चीज है यार, H2 O2 दोनों ही मिलकर लगा रहे होंगे, तो H2 का भी प्रेशर निकालो, O2 का भी प्रेशर निकालो, दोनों को जोड़ दो, वो आपका पी टोटल है। तो पहले हम फाइंड करेंगे फॉर H2। इक्वेशन आपको पता ही है, यहां पर आपको मास दे रखा है, इसके फॉर्मूले से आप मोलर मास बता सकते हो, यहाँ पे डिवाइड करोगे मोल्स आ जाएंगे। सिमिलरली यहां से भी आपके पास में मोल्स आ जाएंगे। टेम्परेचर दिया है, आर की वैल्यू दी है, वी दे रखा है, और कुछ चाहिए नहीं, प्रेशर निकल जाएगा। तो पहले हम निकाल देते हैं O2 का प्रेशर। तो प्रेशर में यहाँ पे O2 का निकाल दो, हमें इक्वेशन भाई वही है, PV इज इक्वल टू NRT की, तो P हो जाएगा आपका NRT बाई V। चलो सबसे पहले N की वैल्यू निकाल दो O2 के लिए, और N की वैल्यू निकाल दो किसके लिए, H2 के लिए। बताओ यहाँ पे क्या क्या आएगा, 8 ग्राम डिवाइड बाई, यहाँ पर आपका हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कट गया, ये हो जाएगा आपका H2 4 ग्राम डिवाइड बाई 2 ग्राम पर मोल, बस 2 आएगा, 2/1 मान लो 2 आएगा। ठीक है, तो देखो मोल्स आ गए आपके O2 के 1/4, मोल्स आ गए आपके H2 के 2, 1/4 इसके हैं, यहां पे लिख देती हूं मैं, इसके 1/4 मोल है, और इसके हैं आपके 2, इसके 1/4 है, इसके 2 मोल्स हैं। बस इसको मैं हटा दूं,
यहाँ पे इनकी वैल्यू बस डालते जाओ। एन की वैल्यू कितनी है, 1/4 है, 1/4 भी लिख सकते हो यहाँ पे, कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे अब इसकी। आर की वैल्यू कितनी है, 0.0831। अब मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, बार बार इसकी जो ये यूनिट्स हैं आप लिखोगे, ठीक है। आपको यहाँ पर सब चीजें लिखनी है, फिर कैंसिल आउट करके फिर दिखानी है। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिख रही हूँ अभी। टी कितना है, 300 केल्विन है, तो 300 केल्विन हो गया। डिवाइड में वी कितना है, 1 डेसीमीटर क्यूब है। बाकी सब कट जाएगा, सिर्फ प्रेशर के लिए बार बचेगा, ठीक है। बाकी सब कटेगा, देख लेना। यहाँ पर आपका जो प्रेशर आएगा ये सिर्फ आपका एक तरीके से पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, सिर्फ O2 का। जो सिर्फ O2 प्रेशर लगाएगी सिर्फ उतना, O2 के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं ना। फिर आएगा सिर्फ H2 के लिए, दोनों को जोड़ दोगे टोटल बन जाएगा। O2 के लिए सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है। देखो कैलकुलेशन करने के बाद मैं बता देती हूँ, 6.225, हाँ इतना मैंने लिख रखा है, बाकी आप करके देख सकते हो। 6.225 बार, बिल्कुल ऐसे ही यहां पर मैं लिख दूं, इसका आ रहा है 6.225 बार। H2 का भी निकाल देते हैं। प्रेशर हो गया अब ये H2 का। N की वैल्यू कितनी है H2 में, 2। R वही सेम है 0.0831। T भी वही सेम है 300 केल्विन। डिवाइड में V कितना है, 1 डेसीमीटर क्यूब। सीधा मल्टीप्लाई, इसमें तो और कुछ है भी नहीं। प्रेशर ऑफ H2, H2 का आएगा आपका 49.8 बार। आ गया दोनों का, सीधा जोड़ देना है, तो आपका हो जाएगा टोटल प्रेशर, मतलब कि P टोटल कितना हो जाएगा। O2 का कितना आया था 6.225 प्लस H2 का आया है 49.8, दोनों बार में ही है, तो आंसर भी तुम्हारा बार में ही आएगा। प्लस करने के बाद इसका आ रहा है 56.025 बार, 56.025 बार। ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है। सो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इससे के जो बाद वाले क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और ऐसे ही और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।